टॉपिक है अव्यय, ओके, जिसे आप अविकारी शब्द भी कहते हो। जैसे कि मैं अब तक आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण ये सारी चीजें करवा चुका हूं और आप सभी को पता है कि ये रूप जो होते हैं इनका वो लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदले जा सकते हैं। लेकिन जो आपके अव्यय शब्द यानी कि अविकारी शब्द होते हैं इनको कभी भी लिंग, वचन या कारक के कारण नहीं बदला जाता, ये हमेशा एक समान रहते हैं। और जिसकी हम परिभाषा जो अब तक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि जिन शब्दों के रूप कभी नहीं बदलते, सदा एक समान रहते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है? अव्यय शब्द कहा जाता है या फिर अविकारी शब्द कहा जाता है। अब ये अविकारी शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि यहाँ, वहां, तथा, क्योंकि, अरे, वाह, ये प्रकार के जो शब्द होते हैं वो कभी भी बदले नहीं जा सकते, ये हमेशा एक समान रहते हैं। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि अव्यय के भेद कितने हैं या फिर अविकारी शब्द के भेद कितने हैं तो ध्यान रखिएगा 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 5 प्रकार के होते हैं? तो पहला क्रिया विशेषण, ध्यान रखिएगा पूछा हुआ क्वेश्चन है ये वाला कि क्रिया विशेषण किन शब्दों के पदों में आता है, तो ध्यान रखिएगा ये अविकारी शब्दों के पद में आता है। ओके, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है आपका विस्मयादिक बोधक और पांचवा है आपका निपात। तो ये 5 प्रकार के अव्यय या फिर अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब तो आज का पहला टॉपिक है क्रिया विशेषण। देखो क्रिया में आपको करवा चुका था, आप सभी को पता है कार्यों करने वाले को क्या कहा जाता है? उसी को ही जो कार्य करता है ना उसको क्रिया कही जाती है और जो करता है उसको कर्ता कहा जाता है। ओके, तो ये तो पता है। अब लेकिन ये क्रिया विशेषण क्या होता है? तो देखो जो आज तक हम परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं वो ये पढ़ी है हमने कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब ध्यान रखिएगा कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता हो। ओके, पहले हम क्रिया ढूंढते थे लेकिन अब क्रिया की विशेषता ढूंढेंगे। जैसे कि चीता तेज दौड़ता है, अब यहाँ पर क्रिया क्या है? दौड़ना है कि चीता जो है वो दौड़ता है, ये तो होगी क्रिया। लेकिन इसकी विशेषता क्या है? कि तेज दौड़ता है। ध्यान रखिएगा जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण होता है। ओके, तो तेज क्या हो गया? यहाँ पर क्रिया विशेषण हो गया। या फिर वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, तो वह कौन हो सकता है? तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है और क्या करता है वो व्यायाम करता है। अब व्यायाम तो उसकी क्रिया होगी लेकिन कब करता है? तो उसकी विशेषता है प्रतिदिन यानी कि रोज करता है, तो ये होगी उसकी विशेषता। तो जो शब्द जिसकी विशेषता बताता हो उसी को क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब जैसे कि अव्यय शब्द के यानी कि अविकारी शब्द के भेद होते हैं वैसे ही क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा कालवाचक क्रिया विशेषण और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इन चारों के चारों विशेषण के बारे में बात करेंगे और इंपॉर्टेंट यानी कि जो आपकी ट्रिक्स होती हैं बिल्कुल सिंपल से ट्रिक है, अगर आपने वो ध्यान रख ली ना तो पूरा का पूरा आराम से आप सॉल्व कर लोगे। ट्रिक के माध्यम से चलते हुए चलेंगे हम। ओके, तो पहला क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। शाब्दिक शब्द में इसके समझने की कोशिश करी जाए तो जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने की रीति बताते हैं उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा शाब्दिक शब्द में बोल रखा है कि जो उनसे क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने की रीति बताते हैं, मतलब होने की रीति बता रहे कि हो रहा है वो कार्य, तो वो क्या कहलाता है? आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। ये तो हो गया आपका शाब्दिक अर्थ। अब ट्रिक क्या है? तो जौन सा भी आपको वो दे रखा हो आपका वाक्य, उस वाक्य में आप क्वेश्चन पुट करोगे कैसे करके। अगर कैसे करके क्वेश्चन पुट करने पर आपका आंसर मिल जाता है तो वो क्या कहलाएगा? आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में पहला, गरिमा चुपचाप चली गई, तो कैसे चली गई? वो चुपचाप चली गई। मिल रहा है ना कि गरिमा कैसे चली गई? चुपचाप चली गई। दूसरा, कोयल मीठा गाती है, तो कोयल कैसा गाती है? तो कोयल मीठा गाती है। या फिर इसी के उदाहरण पर कुछ और पढ़ लो, जैसे कि ध्यानपूर्वक पढ़ो, कैसे पढ़ो? ध्यानपूर्वक। या फिर और ले लो जैसे कि जोर से मत चिल्लाओ, तो कैसे मत चिल्लाओ? जोर से मत चिल्लाओ। तो जब भी आपका कैसे करने पर कोई भी आपका जवाब मिल रहा हो तो क्या कहलाता है? आपका वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा कुछ शब्द होते हैं इनमें जैसे कि धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, सावधानी पूर्वक, लापरवाही, झटा,
झटपट, चुपचाप, मीठा, ये सारे के सारे जोन से भी आपके शब्द होंगे जहां पर कैसे करने पर आपका उत्तर मिल जाए तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। ओके, सिंपल से ट्रिक है, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। शाब्दिक शब्द में बात करी जाए तो जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के स्थान के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब जो भी आपकी क्रिया हो रही है उसके स्थान के बारे में जानकारी दे उसी को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप करना है तो ध्यान रखिएगा, इसकी ट्रिक है कि जोन सा भी आपका वाक्य दे रखा हो वहां पर आपको कहां करके क्वेश्चन पूछना है। ओके, तो कहां करके आप क्वेश्चन पूछोगे और आंसर मिल जाए, क्वेश्चन फिट बैठ जाए तो क्या कहलाएगा, वो आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे कि बाहर जाओ, कई बार टीचर हड़का देती है या आप गलत काम करते हो तो टीचर आपको सजा देती है, बाहर जाओ, तो कहाँ जाओ, बाहर, जवाब मिल रहा है। दूसरा, सामने देखकर चला करो, कहां पर देखकर चला करो, सामने देखकर। ओके, तो क्वेश्चन पुटअप करने पर आराम से आपको मिल रहा है कि सामने देखकर चला करो, कहां देखकर चला करो। या फिर आप और भी उदाहरण ले सकते हो, जैसे कि आप इधर बैठिए, कहां बैठिए, इधर बैठिए। ओके, तो जोन से भी वाक्य में आपके कहां करके उत्तर मिल जाए तो वो क्या कहलाएंगे, आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। नेक्स्ट है कालवाचक क्रिया विशेषण। शाब्दिक शब्द में बात करी जाए तो जो शब्द क्रिया के होने के काल या फिर स्थान की जानकारी देते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि जहां पर भी आपके स्थान काल की जानकारी देते हैं वो आपके कालवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पुटअप करना है तो ट्रिक है आपकी कि जब भी आप वाक्य में कब करके क्वेश्चन पुटअप करोगे और वो आपको जानकारी वहां से मिल जाए, उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा, आपका कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे कि पहला एग्जाम्पल कि परसों मेरा जन्मदिन है, तो कब है उसका जन्मदिन, तो परसों है। या फिर अभी पिताजी बाजार गए, तो कब गए पिताजी बाजार, अभी गए हैं। ओके, तो जिस वाक्य में आपका कब करके आंसर मिले या फिर हमें सदा सच्चाई का साथ देना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या है उत्तर देने का कि हमें सदा सच्चाई का साथ देना चाहिए। तो कब सच्चाई का साथ देना चाहिए, हमें सदा सच्चाई का साथ देना चाहिए। तो जब भी आपका कब का आंसर देने को मिले तो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट और लास्ट है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। शाब्दिक शब्द की बात करी जाए तो जो शब्द क्रिया की मात्रा की जानकारी देते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाण का तो मतलब यही होता है जो परिमाण के बारे में, यानी कि जो पूरी की पूरी जानकारी दे। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपके वो कहलाएंगे जो कि आपके परिमाण के बारे में जानकारी दे। जो कि अब इसका ट्रिक क्या है, तो ट्रिक इसकी सिंपल है कि जब भी आप क्वेश्चन में कितना करके पूछोगे क्वेश्चन तो वो आपका आंसर दे दे तो क्या कहलाएगा, आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे कि कम बोलो, तो कितना बोलो, कम बोलो। या फिर थोड़ा खा लो, तो कितना खा लो, थोड़ा खा लो। या फिर बहुत शोर मचा रहे हो, तो कितना, तो बहुत। तो जहां पर भी आपको कितने का पुटअप करने पर आंसर मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा, आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। ओके, भेद को जो कि है हमारा समुच्चय बोधक जिसे आप बोलते हो। ओके, शाब्दिक अर्थ में आखिर ये होता क्या है इसकी बात करी जाए तो देखिए ध्यान रखिएगा कि जो अव्यय दो शब्द वाक्यांशतः वाक्य को जोड़ते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, आपका समुच्चय बोधक कहते हैं। यानी कि आपके ऐसा कोई वर्ड दो वाक्य वाक्यांश को जोड़ने के लिए कार्य लाता हो उसको ही क्या कहा जाता है, समुच्चय बोधक कहा जाता है। ओके, जैसे कि आपका ऑप्शन देख लीजिएगा कि बोल रखा है कि पीयूष और दिव्यांशु जुड़वा भाई हैं। तो पीयूष और दिव्यांशु को जोड़ने वाला जो वाक्य है जो आपका इस्तेमाल किया जा रहा है वो क्या है शब्द, वो है और। तो और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका समुच्चय बोधक हो जाएगा। ओके, तो और देखो पीयूष और दिव्यांश दोनों को क्या बोला जा रहा है कि ये दोनों क्या है, जुड़वा भाई हैं। वाक्य या आपके वाक्यांश को जोड़ने का कार्य करता है उसी को क्या कहा जाता है, समुच्चय बोधक कहा जाता है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि समुच्चय बोधक के भेद कितने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला हो गया आपका सामान्यीकरण समुच्चय बोधक और दूसरा हो गया आपका वैधिकरण समुच्चय बोधक। ओके, ये दो प्रकार के इसके भेद होते हैं, लेकिन इनके भी कुछ भेद होते हैं जैसे कि अभी मैं आपको बता देता हूं।
पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सामान्यीकरण समुच्चय बोधक होता क्या है। तो शाब्दिक अर्थ में कहा जाता है कि ऐसे अव्यय जो दो या दो से अधिक समान शब्द या वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, सामान्यीकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि मेरे पिताजी हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और रूसी बोलना जानते हो। तो देखो यहाँ से दो से अधिक समान शब्दों की बात करी जा रही है, वाक्यांश होंगे या वाक्य होंगे। तो देखो यहाँ पर जो उसके पिताजी हैं वो हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और रूसी चार की चार भाषा जानते हैं। तो यहाँ चार चीज को जोड़ने का कार्य कर रही है वो, तो वो क्या कहलाता है आपका, वो सामान्यीकरण समुच्चय बोधक कहलाता है। अब सामान्यीकरण जो समुच्चय बोधक होते हैं उसके कितने भेद होते हैं, तो उसके चार भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला है आपका संयोजक, दूसरा है विकल्प, तीसरा है विरोधवाचक और लास्ट है आपका परिमाणवाचक। ओके, तो ये चार प्रकार के सामान्यीकरण समुच्चय बोधक के भेद होते हैं और इन्हीं को हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल है इनको पहचानना। अगर आपने एक बार सही तरीके से समझ लिया ना तो आप आराम से इसके जो ऑप्शन होते हैं उसी में ही आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखिए जैसे कि आपका पहला संयोजक। अब ये संयोजक क्या होता है शाब्दिक अर्थ में, कि जो समुच्चय बोधक शब्द दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करता है उसी को कहा जाता है। जैसे कि आपका रचना ने पुस्तक खरीदी और मैंने पत्रिका खरीदी। अब यहाँ पर देखो क्या कर रहा है कि दो वाक्यांश या फिर वाक्य को जोड़ने की बात करी जा रही है। तो यहाँ पर और जो होगा वो दोनों को देखो, दोनों वाक्य हैं। पहला रचना ने पुस्तक खरीदी और मैंने यानी कि उसके साथ में जो भी हो, गीता, सीता, बबीता कोई भी हो, वो कौन है, उसने क्या खरीदी है, उसने पत्रिका खरीदी है। तो यहाँ पर और किसका काम करेगा, वो संयोजक का काम करेगा। ओके, वहीं पर ही वह बाजार गया और फल खरीद लाया। तो कौन गया था यहाँ पर, वह बाजार गया और क्या खरीद के लाया, फल। तो वो जो और काम कर रहा है ना वो दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है कि वो पहले बाजार गया और घर पे आया क्या लेकर, फल लेकर। तो दो वाक्यों को जोड़ रहा है तो वो क्या कहलाएगा आपका, संयोजक। संयोजक के कर रहा है, वो कार्य कर रहा है आपके लिए या उस वाक्य के लिए। ओके, तो इस प्रकार के जो आपके वाक्य होते हैं जैसे कि अर्थात, या, एवं, तथा और इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो संयोजक के अंदर आपके इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड विकल्प। अब ये क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं वो दो वाक्य या फिर वाक्यांशों से विकल्प दर्शाता है। ध्यान रखिएगा क्या करेगा आपको, वो इस बार विकल्प दर्शाएगा, इसलिए आपका क्या कहलाता है, ये विकल्प है बोधक या समुच्चय बोधक इसको कहा जाता है। ओके, जैसे कि पढ़ो या सो जाओ। तो यहाँ पर देखो क्या विकल्प आ रहा है, या तो पढ़ लो या फिर सो जाओ, या फिर गृह कार्य पूरा करो नहीं तो सजा मिलेगी। तो यहाँ पर विकल्प क्या है आपका, या तो गृह कार्य कर लो या फिर सजा ले लो, या फिर पढ़ लो या फिर सो जाओ। तो यहाँ पर विकल्प आ रहा है और जब भी आपको कोई विकल्प मिले एक से, या तो ये काम करो या ये काम करो, तो वहां पर आपका क्या कहलाएगा, विकल्प है बोध कहलाएगा वो आपका। ओके, नेक्स्ट है आपका विरोधवाचक। अब ये विरोध इसमें प्रकट होगा, जैसे कि देखो जो समुच्चय बोधक शब्द पहले वाक्य के अर्थ का विरोध प्रकट करते हो, यहाँ पर क्या प्रकट कर रहा है, विरोध प्रकट कर रहा है। जैसे कि मैं बाजार गया पर पुस्तक नहीं मिली। देखो बाजार गया था वो सामान के लिए लेकिन उसको सामान नहीं मिला, तो नेगेटिव वर्ड आ रहा है। यहाँ पर हमेशा नेगेटिव वर्ड ही आएगा क्योंकि विरोध क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। जैसे कि किसान ने परिश्रम किया मगर अच्छी फसल नहीं हुई। तो यहाँ पर किस प्रकार का विरोध हुआ कि उसने मेहनत तो पूरी करी थी लेकिन फसल अच्छी नहीं हुई। तो जब भी आपका कोई नेगेटिव वर्ड हो यानी कि विरोध कर रहा हो वो किस में आएगा, आपका विरोधवाचक में आएगा। ओके, इस प्रकार में अधिकतर आपके इस्तेमाल किए जाते हैं पर, परंतु, किंतु, लेकिन, इस प्रकार के वाक्यांश इसमें अधिकतर इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका परिमाणवाचक लास्ट, जो कि क्या होता है शाब्दिक अर्थ में कि जो समुच्चय बोधक शब्द एक वाक्य के परिमाण की ओर संकेत करते हैं। क्या कर रहे हैं अब यहाँ पर, ये संकेत कर रहे हैं आपका। जैसे कि तुमने परिश्रम किया इसलिए सफल हुए। पहले वाले में क्या हो रहा था, परिश्रम तो करा था उसने लेकिन फसल अच्छी नहीं मिली थी। इस बार इसने परिश्रम किया है इसलिए उसको सफलता मिली है, सफल हुआ है वो। या फिर जल्दी चलो ताकि समय पर घर पहुंच सके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जल्दी चलो ताकि समय पर हम घर पहुंच सके। तो यहाँ पर अधिकतर जो वाक्य इस्तेमाल किए जाते हैं, आपके शब्द इस्तेमाल कर दिए जाते हैं वो इसलिए, ताकि, अन्यथा, नहीं तो, इस प्रकार के वाक्य आपके यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं ज़्यादातर। ओके,
तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सिंपल से हैं आपके, जहां ऑप्शन होंगे ना ऑप्शन के अनुसार ही देख सकते हो आप। कोई विकल्प मिले तो आप देख सकते हो, विकल्प के अनुसार कहीं विरोध प्रकट हो या कहीं परिमाण हो तो उस अनुसार आप उसको चुन सकते हो। ओके, तो ये था आपका समुच्चय बोधक का पहला भेद जिसे समानाधिकरण कहा जाता है। चलिए अब दूसरे की बात करते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। शाब्दिक अर्थ की बात करी जाए तो जो अव्यय शब्द एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। अब यहाँ पर क्या करा जा रहा है, वो जोड़ने की बात करी जा रही है। जैसे कि मैं घर से निकली ही थी कि वर्षा होने लगी, तो यहाँ पर की क्या कर रहा है, वो दो शब्दों के आपस में जोड़ने की बात करी जा रही है। वो घर से निकली ही थी, वर्षा होने लगी। या फिर इसी अनुसार आप बोल सकते हो, अगर तुम मुझसे कहते तो मैं अवश्य चलता। तो यहाँ पर क्या होगा, तो अगर तुम मुझसे कहते तो मैं अवश्य चलता। तो वो तो क्या काम कर रहा है, आपका व्यधिकरण, यानी कि आपका एक वाक्य जो होगा, एक या एक से अधिक जो आपका आश्रित वाक्य होता है उसको प्रधान वाक्य से जोड़ने के लिए वो कार्य करता है आपका। ओके, वहीं पर ही आपसे पूछा जाए कि इसके कितने भेद होते हैं, तो इसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला कारणवाचक, दूसरा संकेतवाचक, तीसरा स्वरूपवाचक और लास्ट का आपका उद्देश्यवाचक। ये 4 प्रकार के भी इसके भेद होते हैं। तो दोनों का भेद तो बिल्कुल सेम है, सिंपल तरीके से आपको याद रह जाएगा। पहला कारणवाचक। अब यहाँ पर देखो कारण की प्रवृत्ति देखने को मिलेगी, जैसे कि शाब्दिक अर्थ में जिस समुच्चय बोधक शब्द द्वारा वाक्य में कार्य के कारण का बोध हो उसी को कहा जाता है कारणवाचक। जैसे कि आपका वह बीमार है इसलिए विद्यालय नहीं आया, तो वो विद्यालय क्यों नहीं आया, उसके पीछे कारण क्या है, उसकी बीमारी है। या फिर तुमने पहली बार झूठ बोला है अतः तुम्हें माफ करता हूं, तो यहाँ पर झूठ बोला उसने, उसको माफ करने के पीछे कारण क्या है, उसने पहली बार झूठ बोला है इसलिए उसको माफ किया जा रहा है। तो जब भी आपका वाक्य में कारण देखने को मिले तो क्या कहलाएगा, आपका कारणवाचक कहलाएगा। दूसरा है आपका संकेतवाचक, शाब्दिक अर्थ में कि जो समुच्चय बोधक शब्द किसी संकेत या अर्थ की ओर संकेत करता है उसको कहा जाता है। अब यहाँ पर संकेत किस प्रकार से होगा, जैसे कि देखो, यदि कल छुट्टी हुई तो हम सर्कस देखने चलेंगे, तो यहाँ पर संकेत किस ओर कर रहा है वो, कि कल छुट्टी हुई तब हम जाएंगे सर्कस देखने के लिए। संकेत किस चीज का हो रहा है हमारा, छुट्टी हुई तो सर्कस। ओके, वहीं पर ही यद्यपि वह बीमार है तथापि वह उसे बाहर जाना पड़ा, मतलब अभी वो बीमार है तभी उसको फिर भी उसको कहाँ जाना पड़ रहा है, बाहर जाना पड़ रहा है। किस लिए, या तो काम से जाना पड़ रहा होगा, मजबूरी होगी, नहीं तो दवाई लेने जा रहा हो। तो उसके पीछे संकेत क्या है, उसकी बीमारी है, उसको बाहर जाना अनिवार्य होगा। ओके, तो संकेत जहां मिले वो क्या कहलाएगा, आपका संकेतवाचक। थर्ड है इसका स्वरूपवाचक। अब ये क्या होता है, तो जिस समुच्चय बोधक का प्रयोग पहले प्रयुक्त शब्द का वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाए उसको क्या कहा जाता है, स्वरूपवाचक कहा जाता है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि पूजा ऐसे मुस्कुरा रही है मानो सब कुछ जानती है। जैसे कि हम देखते हैं ना कि बीच में कोई बात छुपाने लग जाते हैं और बात छुपा के हम पीछे से एक व्यक्ति ऐसे हरकतें करता है जैसे कि उसे सब कुछ पता है। तो यहाँ इशारा क्या हो रहा है कि पूजा तो ऐसे मुस्कुरा रही है मानो कि सब कुछ जानती है। तो वहाँ स्वरूप किस तरह का उसका, मुस्कुराने का, कि मानो वो सब चीज जानती है। या फिर सार्थक हंस रहा है अर्थात वह पार्टी में आएगा, तो यहाँ पर किस प्रकार का हो रहा है, देखो वो हंस रही है मतलब वो इशारा हो रहा है, वो तो सार्थक जो है वो हंस रहा है मतलब इशारा कर रहा है। जैसे कि हम कई बार किसी से पूछते रहते हैं ना कि भाई आएगा कि नहीं आएगा, तो जवाब ना देकर मुस्कुराता रहता है, तो उसका इशारा किस तरफ है कि हाँ वो आएगा, बस बता नहीं रहा, परेशान कर रहा है। तो जहां पर भी आपको इशारा मिले वो क्या कहलाएगा, आपका स्वरूपवाचक कहलाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट और लास्ट है आपका उद्देश्यवाचक। शाब्दिक अर्थ की बात करी जाए तो जिस समुच्चय बोधक द्वारा किसी कार्य को करने के उद्देश्य का बोध हो, क्या बोला यहाँ पर, किसी का समुच्चय बोधक को करने का उद्देश्य का बोध हो उसको कहा जाता है। अब यहाँ उद्देश्य देखो, वाक्य जो होगा उसमें किसी न किसी प्रकार का कोई उद्देश्य होगा। जैसे कि बच्चों पहले शांत हो जाओ ताकि मेरी बात सुन सकें। तो ध्यान रखिएगा, टीचर आपको पढ़ा रहा है, कोई इंफॉर्मेशन देना है,
कुछ भी देने आया, वहाँ बच्चे शोर कर रहे हैं, तो बच्चे जो टीचर जो बताना चाह रहा है वो बच्चे सुन नहीं पाएंगे। तो वहाँ उद्देश्य क्या है, उस टीचर जो बताना चाह रहा है उसकी बातों को बच्चों तक पहुँचाना उद्देश्य उसके पीछे। या फिर पापा आज जल्दी घर आना जिससे हम घूमने जा सके। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है पापा को जल्दी घर बुलाने का, कि वो घूमने जा सके। ओके, तो जहां पर आपका वाक्य के पीछे कुछ उद्देश्य छुपा हो वो क्या कहलाएगा, आपका उद्देश्यवाचक कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे आज तीसरे की, जो कि हमारा संबंध बोधक। अब ये संबंध बोधक किसको कहा जाता है, तो शाब्दिक शब्द की बात करी जाए तो जो शब्द या जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा तथा स्वरनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, संबंध अव्यय बोधक शब्द कहा जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा, जो शब्द प्रयुक्त संज्ञा तथा स्वरनाम का संबंध वाक्य के या फिर अन्य शब्द से जोड़ते हैं उनको कहा जाता है संबंध बोधक। फॉर एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि विद्यालय के बाहर बस खड़ी है, तो कहाँ, विद्यालय के बाहर, तो किस चीज से संबंध जोड़ रखा है कि विद्यालय की जो बस है वो विद्यालय के बाहर खड़ी है। या फॉर एग्जाम्पल, छत के ऊपर बंदर है, तो कहां पर है, छत के ऊपर है, यानी कि किसी ना किसी चीज के उसके बीच में कोरिलेशन है। छत किसकी है, आपकी स्कूल की हो सकती है, घर की हो सकती है, उसके ऊपर है। बस कहाँ की है, विद्यालय की है, तो दोनों के बीच में क्या है, संबंध है। तो जहां पर भी आपका इस प्रकार का संबंध देखने को मिले तो वो क्या कहलाएगा, आपका संबंध बोधक, आपका अव्यय शब्द कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका विस्मयादि बोधक। बहुत सिंपल है, काफी आसान है, इससे पहले भी मैं आपको एक बार करवा चुका था, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार इनके क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। क्या है ये, तो ध्यान रखिएगा कि जो अव्यय शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य या फिर भय आदि का भाव प्रकट करता है उसे विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। सिंपल भाषा में कि कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें आपका हर्ष हो, शोक हो, आश्चर्य हो, भय हो, यानी किसी भी प्रकार की भावनात्मक चीज को देखने को मिले, वो दर्शाता हो, वो क्या कहलाएगा, आपका विस्मयादि बोधक शब्द कहलाएगा। और साथ ही साथ में यहाँ पर आपका एक और चीज है आपको पहचानने के लिए कि वाक्य के अंदर आपको विस्मयादि बोधक का चिन्ह मिल जाएगा, जो कि चिन्ह क्या होता है, उसका एक डंडी सी खिंची रहेगी और उसके नीचे छोटा सा बिंदु लगा रहेगा, उसी को विस्मयादि बोधक शब्द का चिन्ह कहा जाता है। ओके, जैसे कि आप वाक्य में देख सकते हो कि कितना सुंदर फूल है, तो यहाँ पर के बाद देखो विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, उसी को ही कहा जाता है। दूसरा, छी कितनी गंदगी है, तो यहाँ देख सकते हो दोनों वाक्य में आपके भावनात्मक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा हो, चाहे वो कितना सुंदर फूल हो या फिर छी कितनी गंदगी है, दोनों चीज में अपनी भावना को प्रकट की जा रही है। और दोनों शब्द के बाद आपका क्या लगा रखा है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा रखा है। तो इस शब्द को पहचानने का ट्रिक यही है कि आपको विस्मयादि बोधक का चिन्ह देखने को मिल जाएगा आखिरी में। ओके, और लास्ट है इसका पांचवा, जिसे आप निपात के नाम से जानते हो। अगर शाब्दिक शब्द की बात करी जाए तो जो अव्यय किसी शब्द को बल प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, निपात कहते हैं। यानी कि कोई भी शब्द ऐसा है जो पूरे वाक्य को क्या दे दे, रफ्तार दे दे या फिर बल प्रदान कर दे, उसे क्या कहेंगे, हम आपको निपात कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि देख सकते हो, मुझे ही राम ने समाचार दिया, तो मुझे ही क्या है, आपका ही वो निपात वर्ड है कि मुझे ही राम ने ये समाचार दिया है। ओके, पहले अगर नॉर्मल वे में कहा जाता कि मुझे समाचार मिला है, लेकिन ये पता नहीं लग रहा कहां से मिला है, लेकिन मुझे ही यानी कि मेरे अलावा किसी को और को नहीं, मुझे ही राम ने ये समाचार दिया है। ओके, तो जो प्रकार के इस प्रकार के शब्द यानी कि ही लगाकर आपके वाक्य को रफ्तार देने के लिए, बल प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको निपात कहा जाता है।